लोकतंत्र के महापर्व पर महा कवरेज लगातार जारी है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 9.05% मतदान हो चुका है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.18% वोटिंग, तो जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 5.07 वोटिंग। लगातार लोकतंत्र के महापर्व चौथा चरण जारी है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.78% वोटिंग, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 14.97% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.45% वोटिंग। ओडिशा में सुबह 9 बजे तक 9.23% वोटिंग हो चुकी है। तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक 9.51% वोटिंग, तो उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% वोटिंग। वेस्ट बंगाल में भी लगातार वोटिंग जारी है, जहां पर 15.24% वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लगातार देखिए आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें अकबरपुर में सुबह 9 बजे तक 12.16% तक वोटिंग, और इटावा की बात करें सुबह 9 बजे तक 7.06% वोटिंग। फरुखाबाद में सुबह 9 बजे तक 13.15% तक वोटिंग हुई। हरदोई में सुबह 9 बजे तक 13.17% तक वोटिंग हुई है। कन्नौज में आपको बताएं 14.23% तक वोटिंग। कानपुर में 7.84% तक वोटिंग हुई सुबह 9 बजे तक। खीरी में 9 बजे तक 12.21% तक वोटिंग हुई है। इसके साथ ही मिश्रिक में 9 बजे तक 12.92% तक वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में 9 बजे तक 5.94% तक वोटिंग। सीतापुर की बात करें तो 14.28% तक वोटिंग हुई। उन्नाव में 9 बजे तक 11.85% तक वोटिंग हुई है। ये उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कुल मिलाकर सुबह 9 बजे तक 11.67% तक वोटिंग, जिसमें अकबरपुर में हमने आपको बताया 12.16, बहराइच में 14.04% तक और दोरहरा में 13.96% तक वोटिंग हुई। क्योंकि देखिए लगातार ये चौथे चरण का रण है और ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज और सीतापुर में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। मतदाता हालांकि देखिए जागरूक दिखाई दे रही हैं सुबह से लेकर, और अब मतदाता 11 बज चुके हैं। मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटिंग स्थल पर लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लगातार वोटिंग परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं। और लगातार लोकतंत्र के महापर्व में चौथा चरण जारी है, जहां चौथे रण में कौन मारेगा बाजी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पिछले 3 चरणों की बात करें तो लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम देखने को मिला, और इस बार बहुत उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा तीसरे चरण में। हालांकि पहले और दूसरे चरण से ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन अब देखना होगा चौथे चरण में कितना वोटिंग परसेंट देखने को मिलता है। तो देखिए चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाहजहांपुर में यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना और जेपीएस राठौर ने मतदान किया। ये तस्वीरें देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं उन्नाव की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने अपना वोट डाल दिया है। कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही देखिए 4 तस्वीरें, जिसमें पहले तस्वीर में आप सुरेश खन्ना जो यूपी में मंत्री हैं, यूपी सरकार में उनको देख पा रहे हैं। जेपीएस राठौर जिन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज भी अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही सुब्रत पाठक भी पहुंचे जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं कन्नौज से। अब देखिए लगातार 4 सीटें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है और सभी ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है कि मतदान अवश्य करें, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और नेटवर्क 10 भी आपसे लगातार यही अपील करता जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। तो लगातार मतदान का दौर जारी है, जहां पर लगातार तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहा है। और तमाम दिग्गज भी, आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, अमित शाह को देखा, लगातार वो लोगों को वोट करने की अपील करते नजर आ रहे। इस बार सुरेश खन्ना मंत्री यूपी में, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर जेपीएस राठौर की, साक्षी महाराज भी पहुंचे वोटिंग करने। और देखिए लगातार ये लोकतंत्र का महापर्व जारी है और ऐसे में जो दिग्गज हैं वो भी कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं जितिन प्रसाद ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
विपक्ष हर बार कैसे आया है और मुंह की खाने पड़ी है। अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज आप देखिएगा शाहजहांपुर में हमारे प्रत्याशी लोकसभा के अरुण सागर और यहाँ उपचुनाव ददरौल विधानसभा में अरविंद सिंह, सब वोट कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए और 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य हुए हैं देश में, वो सबके सामने है। उसके आधार पर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष बिल्कुल हताश है और जो भी उसके दावे हैं बिल्कुल धूल में उड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि चौथे चरण में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिलती चली जा रही है और आने वाले समय में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। तो लोकतंत्र के महापर्व में चौथा चरण लगातार जारी है और चौथे दौर में किसका चलेगा जोर, ये तो देखने वाली बात होगी। इस बीच हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। प्रेमकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ राघवेंद्र प्रताप हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र प्रताप आपके पास से आते हुए, राघवेंद्र, जिस तरीके का माहौल इस बार बना हुआ है, 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या है इन 96 सीटों का मिजाज और क्या है मौसम का भी मिजाज, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर वोटिंग करने के लिए? निशु, अगर हम 96 सीटों की बात करें तो मुख्यतः गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं बिहार से, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं आसनसोल पश्चिम बंगाल की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसके साथ ही हैदराबाद की बात कर लें तो ओवैसी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ये मुख्य चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि पिछले चुनाव का 2019 और 2014 के तुलनात्मक हम देखें तो इन 4 चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था और इस बार भी इंटर इनकम्बेंसी जैसी कोई बातें नहीं दिख रही हैं और विपक्ष के पास, खासकर इंडी गठबंधन के पास, सरकार के प्रति या उसके विरोध में कहीं से भ्रष्टाचार जैसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है। संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, जान बचाओ जैसे मुद्दे सर्वाधिक हावी दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के तरफ से। हालांकि अग्निवीर योजना और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई की बात भी विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें जो दिल्ली का रास्ता तय करता है तो यहाँ पे अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था और पिछले बार के चुनाव में जो चौथा चरण है, जो 13 सीटों पे मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और 13 सीट पे जीत दर्ज की थी। तो अगर मिजाज हम पूरे देश की देखें या उत्तर प्रदेश की देखें, बिहार से लेकर बंगाल तक, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद से जिस तरह यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरह से निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बार का और चुनाव खास है चूंकि बीजेपी का नारा भी इस बार 80 में 80 है। और अमेठी रायबरेली की बात कर लें तो जो 5वें चरण में चुनाव होना है तो वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमलावर है कि हमने अमेठी हराया है, इस बार रायबरेली हराएंगे। तो अगर पूरे समीकरण को देखें तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे काफी भारी महसूस दिखाई दे रही है और जीत की तरफ अग्रसर दिखाई दे रही है। हालांकि गठबंधन भी समय समय पे अपनी बातों से मोदी को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उन्हीं बातों से मोदी विपक्ष को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आपने बताया कि किस तरीके से ये जो सीटें हैं 96 सीटें और जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, उन पर क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है और मौसम भी किस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनका जरा मैं रुक कर लेती हूँ। प्रेमकांत जी, क्योंकि देखिए 10 राज्यों की 96 सीटें अपने आप में काफी अहम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 13 सीटों में से कौन सी सीट ज्यादा अहम मानी जा रही है? हॉट सीट की बात करें, क्योंकि देखिए कन्नौज की यहाँ पर बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आप किस तरीके से चौथे चरण को देख रहे हैं? 3 चरणों का चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अब चौथे चरण को किस तरीके से देखा जा रहा है? चौथे चरण में मैं तो एक बात ये कहूंगा कि भाई अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन दाखिल करने के बाद में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण सीट तो यही हो गई। और इस सीट पर चूंकि अखिलेश यादव वैसे तो उन्होंने पिछली बार जब असेंबली सीट को प्रेफर किया था और अपनी संसदीय सीट छोड़ दी थी, तो उन्होंने
नेता विरोधी दल बने रहने को प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब वो चूंकि ये संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में, ये उत्साह भरना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी कि वो इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो कन्नौज से, चूंकि उनकी पत्नी तो स्वयं मैनपुरी से लड़ रही है, बिल्कुल, तो इस लिहाज से कन्नौज सीट वैसे कमजोर हो जाती। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने सोचा कि हम बाद में सीट को रोके ना रोके, लेकिन जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक ये संदेश जाना चाहिए कि हम बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ में इसमें बहुत तेजी से चल रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें कही और उन बातों को दोहराना मेरे लिए औचित्य नहीं बनता है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि कांग्रेस तो उनके साथ में, और ये गठजोड़ पहले भी इसको नाकाम होते देखा गया है। दूसरी एक बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी चूंकि अलग चुनाव लड़ रही है, इस लिहाज से वो एक हर जगह देखा जाए तो त्रिकोणीय संघर्ष का स्वरूप बना रही है। तो त्रिकोणीय संघर्ष का स्वरूप जो बना रही है, तो जाहिर है कि सीधी टक्कर नहीं और कुछ वोट तो कटौती होगी ही होगी। ऐसी सूरत में अब ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन हम ये जरूर महसूस कर सकते हैं कि चुनाव दिलचस्प हो गया है। और अभी जो परसेंटेज चल रहा है, तो हम एक बात ये महसूस करते हैं, अभी लखनऊ में बदली थोड़ी सी है, थोड़ी हवा तेज चली है, पानी भी बरसने के आसार हो सकते हैं। तो मौसम का फिलहाल उतना कहर अभी तो नहीं है, पानी बरसने लगे तो बात दूसरी है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इस लिहाज से जो मतदाता है उनका प्रतिशत फिलहाल तब तक, जब तक पानी नहीं प्रभावित कर रहा है, तब तक तो उनका बढ़ जाना चाहिए। और फसलें कट चुकी हैं, गेहूं वगैरह, तो इस लिहाज से कोई बहुत बड़ा किसानों को भी या शहरी मतदाताओं को भी छुट्टी तो दी ही जाती है, सार्वजनिक छुट्टी कर दी जाती है जहां जहां मतदान होता है जिस रोज। तो इस लिहाज से मतदाताओं से मैं भी ये अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और किसी भी प्रकार से चूक नहीं होनी चाहिए। आपकी ढिलाई या आपकी कोताही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। इस लिहाज से जाइए, मतदान जरूर कीजिए। बिल्कुल ठीक है प्रेमकांत जी। नेटवर्क 10 भी यही गुजारिश तमाम मतदाताओं से करता है, अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और जिस तरीके से आपने कन्नौज सीट की बात की, कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर, इसी के साथ और भी तमाम बड़े चेहरे जिनकी साख इस बार दाव पर, गिरिराज सिंह की हम बात कर ले, साक्षी महाराज की हम बात कर ले, आपके पास आते हैं मनीष शुक्ला जी। है जहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, लेकिन जाहिर है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक जो है वो गृह राज्य मंत्री है, और वहां पर एक वो जो पहले एक बार घटना घटी थी उसका एक असर है। लेकिन ये कि देखना तब भी दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके बाद में भी विधानसभा चुनाव वहां से जीती थी भारतीय जनता पार्टी। ये अक्सर देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में भले ही कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई अन्य पार्टी जीत जाए, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनावों की बात आती है तो जो मतदाता है वो भर देता है बीजेपी के नाम पर वोट, उनकी गोद में वोटों की एक झड़ी लग जाती है। आपने देखा विधानसभा चुनावों में चाहे किसकी भी जीतो, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा बीजेपी आकर बाजी मार ले जाती है। आपके पास आते हैं मनीष शुक्ला जी। इस मामले में तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में अगर वो मतदान कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ऐसे ही आपको दिल्ली में और बहुत सी और जगहों पर आपको दिखाई पड़ा होगा कि विधानसभा में भले ही विपक्ष की किसी पार्टी को दे दें वोट, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 70 में 67 देने वाली जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सारी सीटें दे दी। बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प फैक्टर है भारतीय राजनीति का। आपके पास आते हैं मनीष शुक्ला जी। देखिए जिस तरीके से हम बात करें तमाम दिग्गजों की साख इस बार दाव पर, साक्षी महाराज की हम बात कर ले, गिरिराज सिंह की हम बात कर ले, और दोनों ही ये वो चेहरे हैं जो कि पिछले चुनावों में एक बड़े मार्जिन से जीतते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद सुबह सुबह साक्षी महाराज जब वोट डालकर निकले तो उनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी जो है एक चिंता का विषय है। आप पिछली बार एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, हैट्रिक बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे। गिरिराज सिंह की हम बात कर ले, कन्हैया कुमार को एक बड़े मार्जिन से उन्होंने पिछली बार हराया था, लेकिन फिर भी इस बार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाना
क्या आपको लगता है सही है? क्या इस मुद्दे पर भी वोट लेना जरूरी है? देखिए, जैसे आपने कहा कि चेहरों की बात है, साक्षी महाराज हो उन्होंने उठाया या गिरिराज जी हो उन्होंने उठाया, लेकिन जो केंद्र है, पूरे देश का केंद्र, वो मोदी जी हैं। और निश्चित रूप से जब लालू यादव ने कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो फ्रंट फुट पर खुद मोदी जी आए, उसके बाद में अमित शाह ने वही चीजें कही। आज योगी जी ने कहा कि भाई ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान उन्होंने बनाया है, उन्होंने विरोध किया था मुस्लिमों के आरक्षण का, उसका ही अपमान है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पिच पर खिला रही है और ये लोग खेल रहे हैं। विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति नहीं बना पाया है। विपक्ष के अलग अलग बयान है, आपने देखा होगा केजरीवाल ने दिल्ली में एक अपना पूरा घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 10 तरह की गारंटी दी गई। अखिलेश यादव अपनी गारंटी दे रहे हैं, इधर बिहार में तेजस्वी ने अपनी गारंटी दी है, अग्निवीर समाप्त करने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से कहीं विपक्ष का एक जो बिखराव है उसका भाजपा को फायदा मिल रहा है और चौथे चरण में आते आते भाजपा ने टॉप गियर लगा दिया है। भाजपा उन मुद्दों पर बोल रही है जो विपक्ष अपने आप लेकर बोल रहा था। आपने देखा होगा तीसरे चरण में मोदी जी ने कहा कि अडानी अंबानी कहां गए अब चुनाव में, अब विपक्ष या कांग्रेस उनका नाम नहीं ले रही है, क्या माल पहुंच गया उनके पास में। तो मोदी जी ने वही काउंटर किया जो विपक्ष अब तक जिस तरह से घेर रही थी बीजेपी को। और आज के दिन मोदी जी खुद बोले, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई महंगाई और बेरोजगारी कब देखिए मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने लगातार। बिल्कुल आपके पास में लौटूंगी, उससे पहले आपको जो दर्शक हमारे उनको सीधा हाजीपुर लेके चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रही हैं। खुद को खपाना होता है, इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाइयों और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। उनको लगता है हमारा तो भविष्य डूब जाएगा। हमारे दलित भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे पिछड़े, हमारे अति पिछड़े अगर धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर उनको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन्हें न बाबा साहब की परवाह है,
न इन्हें संविधान की परवाह है। क्या बिहार का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये हमारे समाज के लोग अपना हक आरजेडी कांग्रेस वालों को छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते, ये आपके आरक्षण को छीन नहीं सकते। वो समझ लें, वो वक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कागज फाड़ दिए थे। आगे अगर ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, ये बीजेपी है, एनडीए है, जो सामाजिक न्याय की पहरेदार है। आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे अधिक एमपी, सबसे अधिक एमएलए ये बीजेपी और एनडीए के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री इन्हीं वर्गों के हैं। इतना ही नहीं, और ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बिहार के हाजीपुर में वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और मैं आपके पास आना चाहूंगी मनीष शुक्ला जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे और जैसा कि मैं भी कह रहा था कि विपक्ष जो है वो भाजपा को पिच देता है। पहले लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अब भाजपा का हर नेता, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी, योगी जी, उसी बात को दोहरा रहे हैं। और उन्होंने कहा ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा अगर इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जब तक रहूंगा सत्ता में कभी भी मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। और भाजपा यहां तक की कह रही, जहां जैसे कर्नाटक में हुआ है कि मुस्लिम आरक्षण जहां लागू हुआ है वहां पर खत्म करने की भी वो एक शुरुआत करेंगे। तो ये संदेश है अपने मतदाताओं का, जो कोर वोटर है, जो हार्ड कोर बीजेपी का काडर है, उसको संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि बीजेपी का जो मतदाता है वो कहीं नहीं इधर से उधर होगा, लेकिन वो मतदाता दूसरे लोगों को निश्चित रूप से प्रभाव करता है और संदेश एक जाता है समाज में। आज सोशल मीडिया का दौर है, एक चीज वायरल हुई तो पूरी जगह फैलती है। चुनाव इसी तरह से चलता है और आप चरण बाद चरण देखिए, एक नया मुद्दा आ रहा है और उस पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और विपक्ष उसी को काउंटर करने में लगा हुआ है। विपक्ष अभी तक कोई ऐसी अपनी एक निश्चित रूप से कोई ना अपनी नीति लाया है, ना ये वो जनता को एक आश्वस्त करने पे लगा हुआ है कि हम जो है भाजपा का विकल्प बन सकते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे देश भर में मोदी केंद्र में है और उन्हीं के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने। क्योंकि देखिए लगातार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, जिस तरीके से आप कहते हुए नजर आए कि विपक्ष ही जो है वो धार यहाँ पर बीजेपी को देता है, इस तरीके की बयानबाजी करके। और चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने तमाम जो हमारे खास मेहमान हैं उनको सुना, उन्होंने किस तरीके से जो भी कुछ कहा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में जैसे मनीष जी ने कहा कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो आप किस तरीके से विपक्ष की भूमिका देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में? रुद्र प्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रुद्र प्रताप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे तक, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए उसको। अब आ रही है आवाज? जी जी जी, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष की शुरू से तैयारी जो है वो बिखरी बिखरी सी है। कारण क्या है कि विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे बात अभी मुद्दे की हम बात करते हैं कि विपक्ष ने एक समय सेट किया था कि जातिगत जनगणना, ओबीसी, इन सब मुद्दों पर वो चुनाव के पहले तैयारी कर रहे थे कि आप आरक्षण की बात हो रही थी या आप देखेंगे कि शिक्षा और रोजगार की बात हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव है विपक्ष उन मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे बार पलटवार है उसी में कहीं न कहीं खो जा रहा है। अभी जैसे
हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो देख रहे हैं कन्नौज में वोटिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला जहां पर भी देखेंगे आप कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, वहाँ वोट परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि वोटरों का भी इंटरेस्ट होता है कि उसमें हम शामिल हों, देखते हैं कि कौन जीतता है, क्या वो हारता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीटें हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली इस बार। एक तो कन्नौज, दूसरी रायबरेली, क्योंकि यही 2 बड़े नेता हैं विपक्ष के जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, यही 2 लोग हैं जो लड़ रहे हैं। और उसमें बीजेपी का एज इस वजह से हो जाता है कि अगर बीजेपी इन दोनों सीटों को हारती तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं और ये आम धारणा रहेगी कि ये बड़े नेता हैं, चुनाव जीत गए। लेकिन अगर इन चुनावों में से दोनों सीटों में से बीजेपी अगर कोई सीट या दोनों सीट जीतने में सफल हो जाती है तो ये बहुत बड़ा आने वाला समय में नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमेठी हारते हैं राहुल गांधी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पूरे देश में कांग्रेस की कितनी सीटें रह जाती हैं। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो जाती है। तो ये मैसेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बीजेपी इन चीजों में बहुत गंभीरता से इस बात को लेती है। चाहे कन्नौज के चुनाव को आप देखेंगे या रायबरेली के चुनाव को देखेंगे, इन दोनों चुनावों में ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। इस गंभीरता के साथ वो इस चीजों को करते हैं। विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। उनको ये क्षेत्रीय पार्टियों की पार्टियां हैं तो वो अपने क्षेत्र को देखते हुए तो जो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका पूरे देश में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे लालू यादव अगर बिहार में बोलते हैं तो उनके पास मुस्लिम वोट बैंक है, उसको प्रभावित करने के लिए तो बोल सकते हैं और उसका हो सकता है उनको फायदा भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे प्रदेश में आएंगे तो कांग्रेस के लिए वो मुसीबत बढ़ा देती है, क्योंकि कांग्रेस गुजरात में भी चुनाव लड़ती है, राजस्थान में लड़ती है, मध्य प्रदेश में लड़ती है, जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। लेकिन उसका खामियाजा क्या होता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका मिल जाता है अपने प्रचार प्रसार के तौर पे। तो ये जो समीकरण बैठाने की बात थी कि जैसे आप देखे होंगे साउथ के बहुत सारे नेताओं ने हिंदुत्व पे, सनातन पे किया तो उनको वहां फायदा मिलता है। लेकिन जब आप कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उसको हर जगह जब चुनाव लड़ना है चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखना भी दिलचस्प होगा कि इस चौथे चरण में किसका जोर चलता नजर आता है। लगातार मतदान जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक रहे हैं इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। बुलेटिन के प्रायोजक हैं गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण कण में जान, गोल्डी हिंग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लोकतंत्र के महापर्व पर नेटवर्क 10 की लगातार महा कवरेज जारी है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी है। मतदान प्रतिशत भी 9 बजे तक आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए राघवेंद्र, देखिए कन्नौज का रण जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प इस बार होने वाला है, क्योंकि कन्नौज में पिछली बार सुब्रत पाठक को 5,63,000 जो है वोट मिले थे। वहीं डिंपल यादव पिछली बार चुनावी मैदान में थी, उन्हें 5,50,000 वोट मिले थे, यानी एक बड़ा मार्जिन यहां पर नहीं था। लेकिन इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव को उतारने का फैसला अखिलेश यादव ने लिया और खुद यहां से चुनावी मैदान में। तो क्या सुप्रीमो के तौर पर यहां पर उतर रहे हैं वो, सुब्रत पाठक को मात यहां पर दे पाएंगे? वो कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है सुब्रत पाठक के लिए यहां पर कन्नौज सीट पर? निशु, बात हम कन्नौज की करें तो कन्नौज अखिलेश यादव जब चुनावी मैदान में आए तो उसके पहले समाजवादी पार्टी द्वारा एक ये कहा जा सकता है कि एक छोटी सी गलती हुई, जब प्रत्याशी उन्होंने तेज प्रताप को पहले बनाया और उसके बाद उनका सीट काट करके, उनका टिकट काट करके फिर चुनावी मैदान में आए। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट देना कि कन्नौज की जनता तेज प्रताप को उपचुनाव में सांसद के रूप में देखना चाहती है, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी भुनाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव यहाँ सिर्फ इस चुनाव में आए हैं और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये यहाँ से ये सीट छोड़ेंगे और फिर तेज प्रताप को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसका मतलब अखिलेश यादव यहाँ उपचुनाव, यहाँ की जनता पे उपचुनाव थोपना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी द्वारा ये गलती हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कन्नौज में अखिलेश यादव को जिस तरह से पिछले चुनाव में डिंपल यादव को
चुनौती दी थी उसी तरह की चुनौती देते हुए दिखाई दे रही है। और जीतेगा कौन ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राहें चलिए राघवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले आपको देखिए चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है और आपको सुबह 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज बता रही है, टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। जहां बिहार में सुबह 11 बजे तक 22% तक वोटिंग हुई है, जम्मू और कश्मीर में सुबह 11 बजे तक 14.94% तक वोटिंग, झारखंड में सुबह 11 बजे तक 27.40% तक वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 32.38% तक वोटिंग, महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 17.51% तक वोटिंग हुई, उड़ीसा में सुबह 11 बजे तक 23.28% तक वोटिंग हुई, तेलंगाना की बात करें तो 11 बजे तक 24.31% तक वोटिंग, उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 27.12% तक वोटिंग हुई, तो वहीं वेस्ट बंगाल में 32.78% तक वोटिंग हुई। और देखिए चौथे चरण का रण है, 96 सीटों पर मतदान जारी है। तो लगातार मतदान प्रतिशत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में 11 बजे तक 22.54% वोटिंग हुई, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 11 बजे तक 14.94% वोटिंग, झारखंड में 11 बजे तक 27.40% वोटिंग, मध्य प्रदेश की बात करें तो 32.38% वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र में 17.51% वोटिंग हुई, ओडिशा में 23.28% वोटिंग। लगातार मतदान प्रतिशत आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए ये 10 राज्यों के 96 सीटें अपने आप में काफी अहम हो जाती है। और देखिए मतदाताओं की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही लगातार हम आपको इस महा कवरेज के बारे में हर एक जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां किस तरीके से सुबह जो भीड़ है वो मतदाताओं की देखने को मिली। मतदाता काफी उत्साहित नजर आए अपने मत का प्रयोग करने के लिए। अब जिस तरीके से धूप जो है वो बढ़ती जा रही है, मतदाता भी मतदान स्थल पर अब कम पहुंच रहे हैं, कम संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रही है, टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रही हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों की वोटिंग परसेंटेज है, जहां पर चुनाव हो रही हैं कि कितने ज्यादा यहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और किस संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम सहयोगियों से भी हमने बातचीत की, जहां पर हमने देखा कि कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा पहुंच रहा है और फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो कितने उत्साहित हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और ये लगातार देखिए वोटिंग परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार 8 सीटों पर, यानी चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 8 सीटों पर मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान जो है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी उसके बाद सीधा 4 जून का इंतजार रहेगा जब रिजल्ट सामने आएगा और किसने बाजी मारी है ये भी सबके सामने ऑफिशियली डिक्लेयर कराने का काम में परिस्थिति में वो नहीं है। तो मेरा निवेदन राहुल गांधी जी से ये है कि हम बिल्कुल डिबेट के लिए तैयार हैं। हम युवा मोर्चा के किसी अपना एक कार्यकर्ता को हम डेप्यूट करेंगे आपके साथ डिबेट करने के लिए, वो सक्षम है। और हर विचार पे आप जिस समय बोलेंगे, जगह बोलेंगे, आप एंकर तय कीजिए, जगह तय कीजिए, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर डिबेट करने के लिए अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैयार हैं। आप प्रधानमंत्री जी के साथ डिबेट करने का औकात आपको दिखाना है तो आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में अपने आप को डिक्लेयर करके बाद में आप डिबेट का आप आह्वान कीजिए। सुन रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को। लगातार देखिए जो दिक्कत है वो सामने आ रहे हैं और अब हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रेमकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं वहां की हो रही है, चौथा चरण है, ये काफी अहम। अब ऐसे में अब शाजापुर को किस तरीके से देखते हैं? कन्नौज की हमने बात की जहां पर सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच में सीधा मुकाबला है। शाजापुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस चुनाव को देखते हुए? देखिए शाहजहांपुर भी एक जो ये मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, ये उनका गढ़ है और जितिन प्रसाद जी का गढ़ रहा है। उनके पुत्र जितिन प्रसाद वो इस समय पीलीभीत से भाजपा के ही सांसद के प्रत्याशी रहे हैं जहां चुनाव हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि शाहजहांपुर एक ऐसी संवेदनशील सीट है और वहां पर एक माहौल ऐसा दिखाई पड़ता है कांटे की टक्कर होने की संभावना है। लेकिन चूंकि अभी तक ऐसी स्थितियां बन रही हैं, ऐसे समीकरण बन रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक स्वाभाविक रूप से एक हल्की फुल्की बढ़त मिली हुई है। तो मैं समझता हूं कि अभी राघवेंद्र जी जो एक बात कह रहे थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही राघवेंद्र जी ने। एंटी इनकम्बेंसी ना होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं थोड़ा सा उस सवाल से भी अलग जाना चाहूंगा जो राघवेंद्र पंकज जी ने कहा कि कन्नौज से अखिलेश यादव ने अगर ये कहा कि वो उपचुनाव में उनको देखना चाह रही है तेज प्रताप सिंह को, तो ये तो बहुत बड़ी एक चूक हो गई। इस तरह की गलती कभी की नहीं जाती है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि भैरव सिंह शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो वो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे। और एक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जब वो गए थे मीटिंग एड्रेस करने, तो पब्लिक उनके पीछे पड़ गई। आप ये बताइए कि कौन सी सीट को आप जो है दोनों से जीत जाएंगे तो कौन सी सीट रोकेंगे, कौन सी सीट छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा जो जिस सीट में मैं खड़ा हूं उस सीट को मैं पकड़ूंगा और दूसरी छोड़ दूंगा। अब वहां दूसरी जगह से वो दोनों जगह चुनाव हुए नहीं थे। आप ये समझिए वहां दूसरी जगह से अपने आप वो चुनाव हार गए थे भैरव सिंह शेखावत जी, जो बात मुख्यमंत्री होने के बाद में उपराष्ट्रपति हुए थे देश के, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये राघवेंद्र जी ने जो बात कही ये बड़ी ही मतलब चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की कोई आदमी कैसे चूक कर सकता है। क्या आप जनता पर उपचुनाव थोपना चाह रहे हैं, यानी आप सिर्फ जीतने के नाम पर जीत जाना चाहते हैं और उसके बाद में आप उसको छोड़ देंगे और छोड़ करके आप जो है नेता विपक्ष विधानसभा में बने रहेंगे। तो ये एक स्थिति ऐसी है जो अच्छी नहीं दिख रही है। बहरहाल देखते हैं कि जनता इसका इंप्रेशन क्या लेती है और वो चुनाव परिणाम क्या देती है। और अभी के समय में देखा भी गया है कि जनता चीजों को समझने लगी है, कहां पर कौन सा प्रतिनिधि उनके लिए काम करेगा, कौन उनके लिए नहीं करेगा, ये जनता इसको लेकर भली तरीके से वाकिफ है। आपके पास आते हो मनीष शुक्ला जी। मनीष जी देखिए, उत्तर प्रदेश तो है, अहम है ही, इसके अलावा भी और भी कई सीटें हैं जो कि बाकी बहुत अहम है। हैदराबाद की हम बात कर ले, हैदराबाद में 1984 से AIMIM का कब्जा वहां पर रहा है। 2000 से असदुद्दीन ओवैसी वहां से चुनावी मैदान में लगातार जीतते आए हैं और यहां से इस बार बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। माधवी लता वो चेहरा रही है जो कि काफी ज्यादा प्रखर रही है, अपनी बातों को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर ले तो हमने 2014 में जो उनका जीत का मार्जिन रहा था, 2019 में आते आते उन्होंने बढ़ा लिया और माधवी लता को यहां पर उन्होंने चुनावी मैदान में बीजेपी ने इस बार असदुद्दीन ओवैसी के सामने उतारा है। और जो मुद्दा यहाँ पर माधवी लता उठाती नजर आ रही है वो उनके द्वारा कहा गया कि हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। यानी ये वो मुद्दा है जो कि लगातार हम पूरे देश में उठता हुआ देख रहे हैं, जगहों का नाम बदलना। तो क्या माधवी लता का ये हैदराबाद का भाग्यनगर नाम रखना उनके भाग्य को बदल पाएगा? कि आपने कहा कि हैदराबाद में माधवी लता को उतारकर भाजपा ने ओवैसी को वहीं पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि ओवैसी जिस तरह के नेता माने जाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव और बिल्कुल मतलब वो सीधे सीधे प्रहार करने वाले नेता है, अपनी कम्युनिटी की आवाज प्रमुखता से उभारते हैं। तो वहां पर माधवी लता बिल्कुल उन्हीं के टिट फॉर टैट के तरह से आई हैं और बिल्कुल प्रखर होकर जवाब दे रही हैं। वो बात गरीबों की करती हैं, वो बुलडोजर की करती हैं कि जब वो बनेंगी तो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, अपने आप जो है बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। वो भाग्यनगर की बात करती हैं। जो भाजपा के मतदाताओं को या जो भी जो ओवैसी का विरोधी है उसको पसंद आती चीजें। आपने देखा वहां पर वो निशी राणा जी गई, वहां पर उन्होंने जिस तरह से एक ओवैसी बंधुओं को ललकारा और जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया कि 15 साल वाला जो उनका था कि 15 साल पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे अगर मुझे छूट दी जाए, उसके बाद में उन्होंने 15 सेकंड का जो एक नैरेटिव सेट किया, वो अपने आप में एक संदेश जाता है कि जैसे धनुष उन्होंने चलाया एक मस्जिद की ओर करके, एक जो प्रतीकात्मक रूप से धनुष का एक वो बनाया, निशान बनाया, तो अपने आप में संदेश दे रहा है वोटरों को और वो पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है। माधवी लता को आप देखिए, वो जगह जगह जा रही है, वो डोसा बना रही है, पब्लिक के बीच में है। वो हैदराबाद चार मीनार जो गढ़ कहा जाता है, वहां पर वो लोग बोलते हैं कि आधे घंटे के लिए आप बंद नहीं कर सकते हो, तो वहां पर जाकर वो अपनी एक संदेश दे रही है, लोगों के बीच जा रही है। और वो ओवैसी की जो गरीब विरोधी छवि है, जैसा कि कहा कि उन्होंने खुद जगहों पर कब्जा किया, अवैध कब्जा, जो मुस्लिम गरीब है उनकी जगहों पर कब्जा किया, तो कहीं ना कहीं वो पसमानदा जो समाज है उसको भी एड्रेस कर रही है, तो मुस्लिम वोटों पर भी डेंट लगाने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आप चुनाव परिणाम कुछ भी हो,
लेकिन माधवी लता एक तरह से ओवैसी को घेरने में पूरी तरह से सक्षम रही है। और भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, वहां पर अमित शाह जी गए, योगी जी गए, राणा वहां पर जो गई है, जिस तरह के उन्होंने वहां पर वो एक बयान दिए, वो बयान बिल्कुल चर्चा में रहे और लगातार वो सीट जो है वो पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बनी रही है। माधवी लता उस सीट को, जैसे कि पहली बार हमने देखा अमेठी में स्मृति ईरानी भले ही हार गई हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी को डेंट लगाया, उसके बाद में 2019 में निश्चित रूप से राहुल गांधी की हार हुई और उनको वायनाड जाना पड़ा। और यहाँ पर 2024 में भी अगर कहा जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो उसका कारण केवल स्मृति ईरानी की छवि थी, जो घर घर गई, वहां पर उन्होंने अपना वोट बनाया, वहां पर वो वोट देती हैं, छोटे छोटे चुनाव में वोट देती हैं, वहां घर बना लिया, बाकायदे आधार कार्ड है उनका वहां के। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश होता है। और माधवी लता वहां की लोकल है, लोकप्रिय है, और जिस तरह के उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस तरह का वो एक बुद्धिजीवी वर्ग की तरह बयान देती है, वो लोगों को आकर्षित करता है। और ये ओवैसी के लिए, ओवैसी भी अपने आप में एक प्रखर वक्ता है, लेकिन ओवैसी का काउंटर करने के लिए जो माधवी लता को लाया गया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भाजपा को एज दे रहा है और इसका आपको रिजल्ट में फायदा भी मिलेगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए आज के समय में अगर जो चुनाव होते हैं उनमें बातचीत करें तो जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं और क्या कुछ छवि प्रत्याशी की है जो एक वोटर के मन में उतरती है, वो ज्यादा मैटर करता है। देखिए आपके पास आना चाहूंगी रुद्र प्रताप जी, हैदराबाद की हमने बात कर ली, उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली, बात अगर बिहार की करें, बिहार की 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर चौथे चरण में चुनाव हो रहे हैं, पांचों की पांचें जो सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन बेगूसराय की बात करें, मोस्ट हाई प्रोफाइल सीट वो मानी जा रही है, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए अक्सर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति एक अलग ही तरीके से पूरे देश में देखी जाती है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? जाता है कि बिहार में मुकाबला इस बार अगर कहा जाए, आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। तो बिहार से विपक्ष को सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, बिहार में हम अच्छा करने वाले हैं, इसलिए बिहार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है बीजेपी को, और बीजेपी उसी दिशा में काम कर रही है। अगर आप बेगूसराय की बात करते हैं तो बेगूसराय बीजेपी के लिए बड़ी सीट हो सकती है, प्रतिष्ठा की सीट हो सकती है, लेकिन मुझे जो ये 4-5 सीटें अभी चुनाव में दिख रहे हैं, उसमें मुझे बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में लग रही है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो बहुत मजबूत हैं, वहाँ उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और उसी तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जहां पर 2-3-4 सीटें बिहार में फंसती हुई दिख रही हैं, वो उन सीटों की बात आप कह सकते हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह वहां बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनके पास उनके मतलब कास्ट वोट भी हैं और बहुत सारे उनके साथ समीकरण काम करते हैं। तो ये जो 4-5 सीटें में मुझे नहीं बीजेपी को कोई दिक्कत दिख रही है, उनके गठबंधन को दिख रही है। हाँ, लेकिन ये चुनाव इसलिए रोचक बिहार का बनता जाता है क्योंकि उम्मीद बीजेपी को विपक्ष को यहाँ से उम्मीद लगती है, क्योंकि 39 सीट पिछली बार जीता था उन्होंने, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हम 7-8 सीटों का बीजेपी को नुकसान करते हैं तो ओवरऑल उनको नुकसान ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि बीजेपी रणनीति बनाने में काफी महारत हासिल है उसको। अगर हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी सरकार बना पाएगी या इतने ज्यादा बहुमत से, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। तो कई जगह आप देखेंगे कि बीजेपी की जो रणनीति है वो विपक्ष पे इसलिए हावी हो जाती है कि वो अपनी रणनीति को समझ के जहां उनकी गलतियां होती हैं उसको सुधार करके और वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, केवल बड़बोलेपन की तरह वो काम नहीं करते हैं। अभी जैसे आपने तेजस्वी सूर्या का एक स्टेटमेंट सुना, अब उन्होंने राहुल गांधी पे कटाक्ष कर दिया कि प्रधानमंत्री से डिबेट करने के लिए आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तो बनिए। तो ये जब कोई भी विपक्ष कोई मुद्दे को जब ले करके आता है तो उसको वो समझ नहीं पाता है कि उसके काउंटर में क्या लॉजिक लगाई। क्योंकि उन्होंने सही कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री से डिबेट करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाइए। अब ये मैसेज गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी करेगी, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं जो खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी को अपना नेता क्यों माने। तो ये सारी जो मुद्दे हैं ये थोड़ा सा विपक्ष के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है कि वो काउंटर नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी मुद्दे को जब हम आगे लाएंगे तो उसका काउंटर क्या होता है। यही चीज आप बिहार के चुनाव में देखेंगे कि शुरुआत में बिहार के चुनाव में विपक्ष अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे खिसकता जा रहा है, वो चाहे प्रत्याशियों को लेकर अब जैसे देख लीजिएगा पूर्णिया में कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस की तरफ से कि प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में वो यादव की उनका और भी अपना प्रभाव पड़ता है। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं
जो जनता के बीच विश्वास नहीं पैदा कर पाते हैं कि क्या विपक्ष एक साथ है या ये चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो डाउट होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रत्याशियों के लिए या पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। वो विश्वास मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इस चुनाव में विपक्ष का, वो भी जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है उस हिसाब से। और बार बार ये बात देखने को मिली है कि लड़ते लड़ते केंद्र सरकार से वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जाते हैं और अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हैं अंत में आकर। आपके पास आते हुए प्रेमकांत जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि 2017 में 2 लड़के साथ आए और एक बार से दोबारा से ये चीज देखने को मिल रही है कि यूपी के 2 लड़के साथ में आ गए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। 2017 की अगर हम बात करें तो तब इतनी हिट जोड़ी साबित नहीं हुई थी और 2024 में एक बार फिर साथ आए। हमने देखा जिस तरीके से उनके द्वारा जनसभाएं की गई, रोड शो किया गया, उसमें भारी जनसैलाब एक उमड़ा जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार 2 लड़कों का साथ आना किस तरीके से तस्वीर बदलेगा उत्तर प्रदेश की, और जो कि इंडिया गठबंधन की जो छवि बन रही है उसको किस तरीके से बदलेगा? देखिए, 2 लड़कों का साथ आना, दोबारा आना और भीड़ होना, ये सारी चीजें बहुत आश्चर्यजनक मुझे तो नहीं लगती। वजह एक बात मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर छोटी मोटी भी दिलचस्पी वाली कोई सभा करता है तो भीड़ तो दिखाई पड़ती है। एक नेता को स्टेशन पे जैसे रिसीव करने के लिए भीड़ पहुंच जाती है तो लगता है कि अरे भीड़ तो बहुत है, लेकिन वो भीड़ ट्रांसलेशन नहीं होती। ये मैं आपको बता, ट्रांसलेशन अगर हो जाए, वही एक भीड़ होना, एक भीड़ का वोटर में तब्दील हो जाना, वोट प्राप्त होना और जीत जाना, ये आसान नहीं होता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी नहीं होती है। बहुत सा एक तबका ऐसा भी है कि सब कुछ भी अच्छा हो रहा हो तब भी उसको तो एडामेंट है, बिल्कुल वो जिद है कि हमें तो विरोध करना ही करना है। तो वो तो विरोध करेगा ही करेगा, मोदी का या योगी का। या ऐसे ही मान लीजिए किसी विपक्ष, ये कांग्रेस की भी पार्टी अगर होती है तो एक तबका विशेष होता है जो उसका विरोध करता ही करता है, तो वो तो कमिटेड होता है, एक विचारधारा से बंधा होता है। प्रेमकांत जी, देखिए आपको रोकना चाहूंगी।